नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून शहर के देहरखाला गांव में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि शादी के ट्रायंगल में पति पत्नी की हत्या हो गई है। हत्या करने वाले आरोपी से महिला ने शादी की थी। शादी के बाद से ही महिला और दोनों पतियों के बीच झगड़ा होता था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात भी तीनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान मारपीट हुई थी और फिर इसके बाद घर में रखे तवे से आरोपी ने महिला और उसके जो पति थे उन पर जानलेवा हमला कर दिया पति पत्नी की, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसी में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी और बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी भी उसी मकान में रहता था घटना के बाद, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार देवर्षी एन्क्लेव के मजदूरी करने वाली जो सपना थी, उसके दो पुरुष जो थे वो पति थे। दोनों मजदूर बबलू और हरिद्वारी सपना पर अपना अधिकार जताते थे, अपना हक जताते थे। दोनों की शादी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। शुक्रवार रात दोनों मजदूरों ने खूब शराब पी ली थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और इतना बढ़ गया विवाद कि हरिद्वारी के पास ही रखे जो रोटी का तवा था उससे बाबुल और सपना पर उसने वार करना शुरू कर दिया और इस घटना में दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हरिद्वारी को गिरफ्तार कर लिया इस मामले में। देहरादून में रोडवेज कर्मचारी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही वेतन जारी नहीं किया गया तो प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी परिवहन निगम और सरकार की होगी। बता दें कि हरिद्वार रोडवेज वर्कशॉप में कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और वेतन नहीं मिलने को लेकर चक्का जाम की इन सभी ने चेतावनी भी दी है। हम लोगों की 3 माह से वेतन नहीं मिला है और जिसके विरोध में हम लोगों ने 15 दिन पहले एक निगम प्रबंधन को नोटिस दिया है और उस नोटिस में हम लोगों ने ये कहा है कि यदि 3 माह का वेतन का भुगतान हमारा नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार और ये धरना प्रदर्शन करेंगे। तो प्रथम चरण में हमारा ये है और इसके बाद भी यदि वेतन का भुगतान हमारा नहीं किया जाता है तो हम संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की है। बड़ा खेद का विषय है कि 15 दिन से हम लोगों को जो नोटिस दे रखा है उस संबंध में कोई वार्ता करने को भी तैयार है और अभी तक ये भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि वेतन कब तक आखिर नहीं मिलेगा। और जब कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है कि क्योंकि ये बताने को भी कोई तैयार नहीं कि यदि अभी 3 महीने से नहीं मिला तो आगे कब तक नहीं मिलेगा, ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज अभी भी मौजूद है और जो लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डाला है। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़े चेहरे हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। राज्य गठन के बाद शायद ऐसा पहली बार होगा जब हरक सिंह रावत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सर, आप लैंसडाउन और पूरे प्रदेश में काफी व्यस्त थे, क्या अनुभव है? क्या आपके आने के बाद कांग्रेस की सरकार आने जा रही है? मैं सोचता हूँ कांग्रेस पहली बार 40 के पार 40+ सीटें लाएगी और जो रुझान था, मैं हरिद्वार जिले में गया था प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के कार्यक्रम में। देहरादून में भी मैं काफ़ी गया, राहुल प्रियंका गांधी और कई कार्यक्रम में रहा। श्रीनगर में रहा, थलीशरण गया, मैं यमकेश्वर, खटीमा, रामनगर, बहुत सारी विधानसभा में मुझे जाने का मौका मिला है। और जो मैं माहौल देख रहा था, मैं सल्ट विधानसभा में तो नहीं जा पाया, लेकिन एक लैंसडाउन के कार्यक्रम में मैं जा रहा था तो मैं सल्ट विधानसभा में भी कुछ समय के लिए गया था। तो मैंने जो माहौल देखा है वो इस समय लोगों के अंदर भाजपा की प्रदेश की सरकार को लेकर जबरदस्त आक्रोश था, विशेष करके 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर, रोजगार को लेकर, कर्मचारी शिक्षक नाराज था, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम जनता नाराज थी, महंगाई को लेकर महिलाएं नाराज थी। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इस समय भाजपा के प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। थोड़ा बहुत वोट जो मैं महसूस किया है, देखिए ये कड़वी सच्चाई है और इसलिए मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ कि जैसे लैंसडाउन में दिलीप रावत जी को अपने नाम पर शायद 1000 वोट या 2000 वोट भी नहीं मिलेगा,
जो भी वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पर और भाजपा के नाम पर मिलेगा। ऐसे ही एमके विधानसभा में, ऐसे ही दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जो भाजपा के एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उनको अपने नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। केवल मोदी जी के नाम पर, अमित शाह मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर वोट मिल रहा है। अपने नाम पर अपने नाम पर उनको बिल्कुल वोट नहीं मिल रहा है। ये इस चुनाव में जब हम प्रदेश सरकार की बात करते थे, कैंडिडेट की बात करते थे, A to Z व्यक्ति, बच्चा नौजवान से लेकर बूढ़ा तक, महिलाएं से लेकर सब, सिटिंग विधायक के खिलाफ, सब प्रदेश सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लोग कहते थे। थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का था मोदी जी को लेकर और भाजपा को लेकर था, और मुझे लगता है इस चुनाव में, लेकिन उतना क्रेज भी नहीं था मोदी जी को और भाजपा को लेकर जैसे पहले 2017 के चुनाव में देखा था मैंने, या पार्लियामेंट के चुनाव में 19 में देखा था, वो चीज़ भी नहीं थी। रावत जी, क्या आपको लगता नहीं कि आप जैसे व्यक्ति को कांग्रेस लाई और चौबट्टा खाल जैसी सीट पर जैसा चर्चा थी, हालांकि आप नहीं लड़े, टिकट नहीं हुआ, पर अब मतदान के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि चौबट्टा खाल या आसपास की कोई सीट जो आपके लिए अहम हो सकती थी, उस पर कांग्रेस को, भाजपा को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया? देखिए, जब मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ, तो जब बातचीत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हुई तो उसमें मैंने ही खुद मना किया कि आप मुझे चुनाव मत लड़ाओ। अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो शायद मैं आपकी उतनी मदद नहीं कर पाऊंगा सरकार लाने में। और ये बात सच भी है। अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं फिर राहुल गांधी के कार्यक्रम में हरिद्वार नहीं आ पाता, मैं प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में यहाँ नहीं आ पाता, मैं खटिमा नहीं जा पाता, मैं रामनगर नहीं जा पाता, तो मैं खुद फंस जाता, लेमकस नहीं जा पाता, बहुत सारी श्रीनगर विधानसभा में नहीं जा पाता, तो बहुत सारी विधानसभा में दौरा नहीं कर पाता और मैं अपनी सीट पर जाके उलझ जाता। फिर अगर मैं खुद चुनाव लड़ता तो फिर हो सकता है फिर अनुकृति को चुनाव लड़ने में, जीतने में दिक्कत होती। तो ये भी एक दिक्कत थी क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, तो इससे काफ़ी कठिनाई हो सकती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रावत जी, एक सवाल ये भी है कि अभी परिणाम आने में वक्त है, पर हरीश रावत जी ने एक तरफा ऐलान कर दिया, वो बनेंगे तो या तो मुख्यमंत्री यदि नहीं बने तो घर बैठेंगे, तो क्या ये थोड़ी जल्दीबाजी लगती है आपको? मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी रिजल्ट आने के बाद ही कोई बात हम सबको करनी चाहिए। और हरीश भाई तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं कोई सलाह तो नहीं दे सकता उनको, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हम सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि जिससे क्योंकि सरकार बने ये हम सबका उद्देश्य है, पूर्ण बहुमत की सरकार आए ये हम सबका उद्देश्य है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या सोच के या इस तरह का बयान दिया है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, कांग्रेस सरकार आए। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है, अगर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छूती है, निर्दल या बसपा जैसी चर्चाएं हैं कि इनकी भी संख्या ठीक हो सकती है, 5 से 6 के आसपास ही जीत सकते हैं, तो क्या माना जाए कांग्रेस के साथ ही आ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी इनको अपने खेमे में लाने में जरा भी देर नहीं करेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कांग्रेस की आएगी तो ये सारी दिक्कतें होंगी नहीं। अगर थोड़ा बहुत कमी रहती है तो बड़ा दल कांग्रेस होगा, तो ये लाजमी है। कानूनी तौर पर कांग्रेस को मौका माननीय राज्यपाल देंगे और जब न्योता मिलता है तो सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी कि गोवा जैसी कोई स्थिति बनेगी कि उत्तराखंड में। मुझे लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आएगी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और उन्होंने एक और बड़ी बात का खुलासा किया है कि वो पहाड़ में जो दौरे में देखा उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी लोगों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर या वोटों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का रुझान आज भी बरकरार है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
पौड़ी में बीजेपी के जिला कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि चुनाव के खर्च में हुई धनराशि के खर्च को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच विवाद और तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और तोड़फोड़ में बदल गई। गुस्सा कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं के चुनाव प्रबंधन कर रहे नेताओं और चुनाव में खर्च हुए धनराशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। नोकझोंक में कार्यालय में कुछ कुर्सियां भी टूट गई। हालांकि बाद में किसी तरह से मामला को शांत कराया गया है। तो चुनावी खर्चे को लेकर बीजेपी कार्यालय में यह संग्राम मचा और जिसमें जो नेता थे उन्होंने बीजेपी नेताओं ने अब कार्यकर्ताओं पर, आरोपी कार्यकर्ता जो हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है। चुनावी खर्चे को लेकर ये पूरा मामला जिसमें विवाद हुआ और विवाद के दौरान कार्यालय में कुर्सियां भी टूटी और हाथापाई नोकझोंक भी इस दौरान नजर आई। ये लड़का मेरे पास 14 तारीख को 8,000 के पेट्रोल के बिल लेके आया कि मैंने जिला कार्यवाहक जी की गाड़ी में भरा है। तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ जिला कार्यवाहक जी से। जब मैंने ब्रिजमोहन सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा मेरी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी में कोई तेल नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए कुछ नहीं, फिर आप इसको भुगतान न करें। जब मैंने इसको पूछा तो ये चुप हो गया। फिर मैंने चंद्रशेखर जी से भी बात की। तो इसके बाद ये 17 तारीख को यहाँ पे आया कि 8 दिन का इस गाड़ी का, जबकि इस गाड़ी का मैं पहली तारीख से 13 तारीख तक का भुगतान कर चुका हूँ, जो लीगल था। अब ये कहता है कि 25 तारीख से मेरे पास गाड़ी थी। मैंने कहा भाई अगर मैंने तो लगाई नहीं, न मैं था, अगर प्रत्याशी जी ने लगाई है तो वो भुगतान कर दें, अगर वो कहें तो मैं अपने घर से कर दूंगा, वो कहें। टिहरी के जाखड़ी धार ब्लॉक में भटकंडा में शुक्रवार को रात में एक मकान टूट गया। पास में झील होने के कारण मकानों में दरार आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि कई सालों से गांव के जो लोग हैं वो विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रधान मधु भट्ट ने डीएम और पुनर्वास निर्देशक से गांव का दौरा कर तत्काल पुनर्वास की मांग की है। तो भटकंडा गांव में एक जो मकान है वो गिर गया, झील के कारण दरार आ गई थी, जिसकी वजह से ये मकान गिर गया। 29 गांव और रौलाकोट के मामले हैं, तो उन पे सभी पे कार्रवाई हो रही है। 29 गांव में 74 लाख रुपए की धनराशि ज़मीन की और बाकी मकान वगैरह का अलग से दिए जाना है, तो उसकी भी कुछ गांव की धनराशि में प्राप्त हो गई है। आचार संहिता के उपरांत वो भी जारी कर देंगे। और उसके अलावा जिन गाँवों का भी टीएचडीसी को डिमांड जाना है तो उसमें बनाए जा रहे हैं, उसकी पात्रता के और मूल्यांकन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आज जो सूचना मिली है तो उसको एक बार चेक कराया जा रहा है कि ये क्या उन 29 गाँव में विस्थापित जो प्रस्तावित हैं उनमें ये भी शामिल थे या नहीं थे, तो उसी तदनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर में बीते दिनों किसान नेता रविंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था। हमले के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज किसानों ने प्रभारी निरीक्षक का घेराव किया। इस दौरान तराई किसान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश कुमार के नेतृत्व में सभी किसान थाने पहुंचे और विजेंद्र शाह से मुलाकात कर जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। तो थाना गदरपुर क्षेत्र का ये मामला, आपको बता दें कि किसानों ने प्रभारी निरीक्षक का घेराव किया। आपको बता दें कि किसान नेता जो हैं रविंद्र सिंह, उन पर हमले को लेकर एक्शन नहीं हुआ है और इसी को लेकर किसान जो हैं वो यहां पर पहुंचे थे। किसान नेता के साथ 15 फरवरी को मारपीट हुई थी और अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी है और इसी को लेकर गुस्से में किसान थाने पहुंचे थे। पौड़ी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी जो उससे जुड़ी हुई, उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया था, जिसमें महिलाओं को जूट से बने हैंडबैग, कैरी बैग आदि बनाने की जानकारी दी गई, जिससे आत्मनिर्भर बनने का साथ साथ जो महिला हैं उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। तो
इन महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी गई जूट से हैंडबैग और कैरी बैग बनाने की, और इसका उद्देश्य ये था कि जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनकी आय में वृद्धि की जा सके। जैसे कि आज की तारीख में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं लगभग इन पर बैन भी लग गया है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे नहीं है। इसलिए जो जूट बैग है इसका अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी जहाँ हमने ट्रेनिंग दी थी वहाँ पर DRDA द्वारा उनके लिए मशीनें भी उपलब्ध करा दी गई हैं और वो महिलाएं उत्सुक भी हैं, तो उनके पास बाज़ार भी नज़दीक में है, पौड़ी है, उधर श्रीनगर है, उधर कोटद्वार की तरफ भी है। तो उनका भविष्य उनके साथ बातचीत करके लगा कि वो लोग काम करेंगे और अच्छा करेंगे। आज जूट बैग के प्रशिक्षण के लिए एकत्रित हुए थे और जिसमें अगर हमें जूट बैग बनाना आएगा तो हम अपना व्यवसाय खोल सकते हैं और उसमें लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, जिससे हम और इससे जागरूकता फैला सकते हैं कि जिस तरह हम अपना रोज़गार कर रहे हैं आप भी वैसे ही करो। और जूट बैग बनाने के लिए हमें 13 दिन थे, क्योंकि मैंने आज तक कभी सिलाई की नहीं, तो 13 दिन बहुत कम थे। थोड़ा कठिनाइयाँ हुई और थोड़ा अच्छा भी लगा क्योंकि हमें नया सीखने के लिए कुछ मिला। हमने जूट बैग की ट्रेनिंग ली, मात्र 13 दिन का था ये, पर हमने सीखा जो हमें नहीं आता था वो भी सीखा हमने। कटिंग वगैरह, सिलना, फूल वगैरह बनाना, कस्टर वगैरह बनाना सीखा हमने, ये सब सीखा। इससे हमको रोज़गार मिलेगा। जो अगर हमको रोज़गार मिल गया तो हम आगे वाले अपना स्वरोज़गार हम खुद स्थापित कर सकते हैं और आने वाले 2-4 लोगों को भी सिखा सकते हैं इस कार्य को। जूट बैग के प्रशिक्षण के फायर सीजन को लेकर नैनीताल जू में वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को फायर सीजन के दौरान सूचना के लिए प्रयुक्त होने वाले वाटर लेस जो सेट है उसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। और DFO TR बजूलाल ने बताया कि कर्मचारियों को फायर सीजन के दौरान जंगलों में जो आग लगती है उससे बचाने के लिए फायर लाइट काटने, ड्रोन समेत इंटरनेट के इस्तेमाल करने की जानकारी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूह और युवक मंगल दलों से जंगलों से पिरूल इकट्ठा कर 3 रुपए किलो के हिसाब से खरीदने का प्लान बनाया और इससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलने के साथ ही जंगलों में पिरूल के कारण लगने वाली आग पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। तो ये प्रशिक्षण जो है वो वन विभाग के कर्मचारियों को दिया गया, क्योंकि अब गर्मी के समय में जंगलों में आग की खबरें लगातार आती रहती हैं और इसको लेकर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग इसके लिए पहले से ही दी जा रही है ताकि जो लोग हैं वो पहले से ही तैयार रहें और अगर आग जैसी स्थिति बनती है गर्मियों में जंगलों में तो किस तरह से बचाव किया जाए, इसके बारे में इन सभी को पहले से प्रशिक्षण दिया जाए। और वन विभाग के कर्मचारियों को इसी के लिए ये ट्रेनिंग दी गई जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई कि किस तरह से आग लगने से बचाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाएगा अगर जंगलों में आग लगी तो। ऑफिशियली फरवरी 15 से लेके जून 15 तक फायर सीजन है हमारा। 100 से ज़्यादा फील्ड स्टाफ आ चुका है, सारी समस्त फॉरेस्ट गार्ड और फ्रंटलाइन स्टाफ है और फॉरेस्ट गार्ड सभी प्रेजेंट है और फॉरेस्टर्स और रेंज ऑफिसर्स भी प्रेजेंट है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेके फील्ड में कैसा आग क्विक रिस्पॉन्स से बुझा सकता है, तो उसी के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑफिशियल। कालाडूंगी विधानसभा के चकलुबा सूरपुर गांव में बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन जो है विरोध प्रदर्शन वो लगातार जारी है। वहीं ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन कापड़ी के जरिए उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि निर्माणाधीन केमिकल फैक्ट्री ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत नहीं होने के चलते ये प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ग्रामीण जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्माण नहीं रुकने पर करेंगे उग्र प्रदर्शन, ये भी उन्होंने चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने चेताया है कि फैक्ट्री निर्माण अगर नहीं रोका गया तो ग्रामीण और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो ये केमिकल फैक्ट्री जो यहाँ पर बन रही है इस क्षेत्र में उसको रोकने के लिए ग्रामीणों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। SDM रेखा कोहली को इसको लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है
और कहा है कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ग्रामीण मजबूरन उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे और निर्माण रोकने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कालाडूंगी के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत रामपुर के सूरपुर गांव में एक केमिकल फैक्ट्री खुल रही है, जिसमें ना इसका कोई परमिशन है ना इसका कुछ था। इसने ये काम लगभग 1 दिसंबर से लगभग में शुरू किया है, जिसकी परमिशन इनको 18 जनवरी को मिली हुई है। ये एथेनॉल का प्लांट है और जिसमें कि इसने इसके मानकों के अनुसार ये खरा नहीं उतरा है, जिसमें कि जिसने जंगल जितने दूर जंगल के वो है, जंगल हमारा इसका बहुत नज़दीक है। चारों ओर से बाग बगीचे हैं, चारों ओर से हमारी जनता घर हैं और ग्रामवासी हैं सारे उसमें, और हमारी फसलें हैं और मात्र इसकी 6 एकड़ ज़मीन कुल है उसमें, जबकि इसमें 6 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा हो चाहिए। और ये रात को लगभग एडीएम महोदय का हमने 2-3 बार मुआयना कर दिया, विधायक महोदय का करा दिया, लेकिन एडीएम महोदय ने ये कहा था जब तक पूरे मानकों का वो नहीं मिलता है तब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ये है कि पिछले कई समय से क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा। तो इसमें पहले भी एसडीएम साहब ने मौका मुआयना करने के साथ ही उनमें निर्देश दिए थे कि भैया इसमें जब तक वो नहीं कहेंगे उसमें काम नहीं चालू होगा। वो बीच बीच में जब भी गांव वालों के वहाँ पर नहीं होते हैं रात में, उस समय पर वो काम स्टार्ट कर देता है। आज सुबह भी उसने वहाँ पर जब एसडीएम साहब के कहने के बावजूद वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें गाँव वालों ने काम रुकवाया है। आज फिर हमें ये पूरे गाँव वाले यहाँ पर आए हैं, 5 ग्राम सभा के वहाँ पर प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, सब लोग वहाँ पर, और ग्रामीण लोग कोविड का नियमों का पालन करते हुए और आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए वहाँ 5-5, 7-7 लोग हर दिन वहाँ पर बैठ रहे हैं हम लोग। तो जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ग्रामवासियों का इसी प्रकार से धरना विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। आगे बढ़ेंगे। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक बाइक सवार व्यक्ति से 12 बोर का एक अवैध तमंचा बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पकड़ा गया आरोपी विकास कुमार बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके पास से पुलिस ने 12 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है और जनपद पुलिस जो है वो लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है और इसी दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली। बाइक पर सवार था ये युवक जिसको पुलिस ने दबोचा है और इसके पास से तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। और ये जो युवक है ये बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है, विकास इसका नाम है और फिलहाल पुलिस ने उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जिला अस्पताल पौड़ी की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार घुस गए जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल के जो एमएस ने गुलदार की सूचना जो है वो वन विभाग को दी कि यहां पर गुलदार देखा गया था। तो इसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने वहां पर गश्त करना शुरू कर दिया। वहीं आवासीय कॉलोनी के पास पिंजरा लगाने के साथ रात को भी गश्त जारी किया जा रहा है और क्षेत्रीय जनता को गुलदार की दहशत से निजात दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयास वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। तो आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखे जिसके बाद जो लोग वहां पे थे उनके बीच डर का माहौल व्याप्त हो गया और इसके बाद लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी कि इस एरिया में 2 गुलदार दिखे हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने वहां पर पिंजरा लगा दिया और लगातार गश्त जारी है ताकि उनको पकड़ा जा सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रांजिट हॉस्टल में दो गुलदार शावकों की सूचना में प्राप्त हुई थी, तो उसके तुरंत सूचना संज्ञान लेते ही मैंने अपनी रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी थी। रात को वो हम लोगों ने उनको भगाने के लिए पटाखा वटाखा का इस्तेमाल भी किया, तो रात को तो उन्होंने अपनी लोकेशन बदल दी थी और ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पर आज सुबह 8 बजे प्रातःकाल मैंने अपने रेस्क्यू टीम को लेकर के वहाँ पर पिंजरा लगा लिया है और आज रात को भी हम लोग उसमें फिर गश्त करेंगे, फिर देखते हैं उनकी क्या गतिविधि रहती है। दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने को लेकर धन्यवाद किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मीडिया को भी विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी ने चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कराने में मदद की है, लेकिन अब सभी को मिलकर क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए भी काम करना है और इस मुहिम को सभी लोगों के सहयोग से जो है आगे बढ़ाया जाएगा और इस मुहिम में सभी लोगों के सहयोग की हमें ज़रूरत है। तो नशा मुक्ति को लेकर उन्होंने लोगों से सहयोग की भी अपील की और इसके अलावा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के लिए भी लोगों का आभार जताया, धन्यवाद लोगों का किया।
पहले तो मेरा सभी आम जनमानस और हमारे क्षेत्र के संभ्रांत जनप्रतिनिधि सभी लोगों को मेरा जो है शुक्रिया और धन्यवाद, विशेष तौर से हमारे प्रेस के मीडिया के बंधुओं को कि जो अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में संपन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधार में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भय मुक्त, नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण दें। इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।